जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। बाबा साइंस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग साइंस के 25 प्रश्नों का डिस्कशन करने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और अपनी तैयारी को मजबूत करते रहिए। तो चलिए चलते हैं आज के पहले प्रश्न पर। प्रश्न पर चलने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, वीडियो को छोड़कर जाइएगा नहीं, क्योंकि ये बहुत ही हेल्पफुल होगा आने वाले ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। ये पीरियोडिक टेबल का पार्ट 2 है। पार्ट हमने पहले अपलोड कर दिया है। पहले पार्ट को अगर नहीं देखे हैं तो जाकर ज़रूर देख लीजिएगा। देखिए, कहा पहला सवाल है कि आवर्त सारणी में कुल संक्रमण तत्वों की संख्या कितनी है। आवर्त सारणी में कुल संक्रमण तत्वों की संख्या कितनी है। तो इसका राइट आंसर तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 40 तत्व। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 40 तत्व। अब हमें देखना है कि संक्रमण तत्व किसे कहते हैं। संक्रमण तत्व, इंग्लिश में संक्रमण तत्वों को कहा जाता है ट्रांजिशन एलिमेंट। ध्यान में रखिएगा, पूछता है ट्रांजिशन एलिमेंट किसे की संख्या कितनी होती है, तो 40। संक्रमण तत्वों की संख्या कितनी होती है, तो 40। अब संक्रमण तत्व 40। एक चीज़ और देखिए, एक चीज़ और याद रखिएगा, अगर ऑप्शन में 40-32 ना रहे, पूछे कि संक्रमण तत्व कौन से ब्लॉक को कहा जाता है, तो संक्रमण तत्व डी ब्लॉक को कहा जाता है। डी ब्लॉक के तत्वों को कहा जाता है। संक्रमण तत्व डी ब्लॉक के तत्वों को कहा जाता है। हमने बताया था, पिछले वीडियो में भी हमने बताया था कि डी ब्लॉक ग्रुप नंबर 3 से लेकर ग्रुप नंबर 12 तक आता है। ग्रुप नंबर 3 से लेकर ग्रुप नंबर 12 तक का ग्रुप नंबर 3 से लेकर ग्रुप नंबर 12 तक को डी ब्लॉक कहा जाता है। देखिए, दिखाते हैं आपको। देखिए, ग्रुप नंबर 3 से लेकर ग्रुप नंबर 12, ये देखिए ग्रुप नंबर 3 से लेकर ग्रुप नंबर 12 तक, इसके अंदर जो भी तत्व आते हैं वो डी ब्लॉक के अंतर्गत है। आई डी ब्लॉक के अंतर्गत टोटल कितने तत्व आते हैं, तो 40 तत्व आता है। अभी डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व भी कहा जाता है। तो ध्यान में रखिएगा, 3 से लेकर 12 तक के डी ब्लॉक कहा जाता है। डी ब्लॉक में टोटल कितने तत्व आएंगे, तो 40 तत्व। और डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है। और संक्रमण तत्व की संख्या पूछे तो 40। आगे देखिए, आगे अगला सवाल तो है 2 नंबर कि आवर्त सारणी में कुल आंतरिक संक्रमण तत्व की संख्या कितनी है। बात वही है, आवर्त सारणी में कुल आंतरिक संक्रमण तत्व की संख्या कितनी है। अब आंतरिक संक्रमण तत्व को इंग्लिश में कहा जाता है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, ये आंतरिक तत्व जो है ये एफ ब्लॉक का तत्व है। आंतरिक संक्रमण तत्व ये एफ ब्लॉक के तत्वों को कहा जाता है। अब हमने पिछले वीडियो में भी बताया था कि एफ ब्लॉक में टोटल कितने तत्व आते हैं। एफ ब्लॉक में टोटल कितने तत्व आते हैं, तो ग्रुप टोटल 28 तत्व आता है। इसी एफ ब्लॉक में लेंथेनाइट श्रेणी आता है, एक्टिनाइट श्रेणी आता है। लेंथेनाइट श्रेणी में 14 तत्व आते हैं, एक्टिनाइट श्रेणी में 14 तत्व आते हैं। दोनों कौन से ब्लॉक में आता है, एफ ब्लॉक में। देखिए, चलते देख लीजिए। ये देखिए, इसको हम लोग कहते हैं एफ ब्लॉक के तत्व, और इसी को कहा जाता है आंतरिक संक्रमण तत्व, यानी इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। इसमें आता है लेंथेनाइट श्रेणी और इसी में आता है एक्टिनाइट श्रेणी। लेंथेनाइट श्रेणी आता है आवर्त संख्या 6 में, और एक्टिनाइट श्रेणी आता है आवर्त संख्या 7 में। तो इसको भी याद रखिए। एफ ब्लॉक में टोटल तत्वों की संख्या कितनी है, अभी हम बताएं। एफ ब्लॉक में टोटल तत्वों की संख्या कितनी है, 28, 14। तो सवाल में पूछे कि आंतरिक संक्रमण तत्वों की संख्या कितनी है, तो 28। अगर पूछ दे कि आंतरिक संक्रमण तत्व कौन से ब्लॉक को कहा जाता है, तो इसका आंसर क्या देंगे, एफ ब्लॉक। अगला सब कहा कि संक्रमण तत्व के लिए कौन सा कथन सत्य है। संक्रमण तत्व के लिए कौन सा कथन सत्य है, इसका चुपचाप आंसर याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी। इनके बाह्यतम कोश में 2 अपूर्ण होते हैं। ऑप्शन नंबर सी, इनके बाह्यतम कोश में से 2 अपूर्ण होते हैं। इसको याद रखिए, ये बार बार पूछता है, इसको याद रखिएगा। संक्रमण तत्व के लिए कौन सा कथन सत्य है, इसके बाह्यतम कोशों में से 2 अपूर्ण होते हैं। अगला सवाल देखिए। अगला कहा
एस और पी ब्लॉक के तत्वों को संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है? एस और पी ब्लॉक के तत्वों को संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है? कहा ऑप्शन ए में है मुख्य वर्ग के तत्व, प्रतिनिधि तत्व, मुख्य वर्ग के तत्व, प्रतिनिधि तत्व, अनिरूपक तत्व। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, इनमें से सभी। एस और पी ब्लॉक के तत्वों को संयुक्त रूप से मुख्य वर्ग के तत्व कहा जाता है, प्रतिनिधि तत्व कहा जाता है और निरूपक तत्व कहा जाता है। इनको याद रखिए। अब हमने पिछले वीडियो में भी बताया था कि एस ब्लॉक में टोटल तत्व की संख्या कितनी है। एस ब्लॉक में टोटल तत्वों की संख्या कितनी है? तो 13 तत्व है, 13 तत्व है। और पी ब्लॉक में टोटल तत्वों की संख्या कितनी है? पी ब्लॉक में टोटल तत्वों की संख्या कितनी है? तो 37 है। दिखाते हैं आपको, चलिए देखिए। एस ब्लॉक हमने बताया था कि एस ब्लॉक कहा जाता है ग्रुप नंबर 1 और 2 के तत्वों को एस ब्लॉक में रखा गया है। जो ग्रुप नंबर ये 1 दिख रहा है, ये 2 दिख रहा है, इसी तत्वों को रखा गया है एस ब्लॉक में। ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2 के सभी तत्वों को एस ब्लॉक कहा जाता है। इसे देखिए, ग्रुप नंबर 1 में टोटल कितने तत्व हैं? 7 तत्व हैं। और ग्रुप नंबर 2 में टोटल कितने तत्व हैं? 6 तत्व हैं। 7 और 6 13 तत्व। और इसी प्रकार से पी ब्लॉक में देखिए, तो पी ब्लॉक के तत्वों को हम लोग देखेंगे तो 13 से लेकर 18 तक इन सभी तत्वों को अगर हम जोड़ते हैं तो पी ब्लॉक में टोटल कितने तत्व आ जाते हैं? 37 तत्व आ जाता है। इसको याद रखिए। पी ब्लॉक में टोटल कितने तत्व हैं? 37 तत्व हैं। एस ब्लॉक में टोटल कितने तत्व हैं? तो 13 तत्व हैं। चलिए आगे, अगला सवाल है 6 नंबर। 5 नंबर 4 नंबर हो गया था। 5 नंबर, 6 नंबर, 5 नंबर सवाल का आवर्त सारणी में किस वर्ग के तत्वों को चालकोजन कहा जाता है? ये याद रखना पड़ेगा। कुछ कुछ तत्वों को याद रखना पड़ेगा कि आवर्त सारणी में किस वर्ग के तत्वों को चालकोजन कहा जाता है। आवर्त सारणी में किस वर्ग के तत्वों को चालकोजन कहा जाता है? ग्रुप नंबर 16वें ग्रुप को चालकोजन के नाम से जानते हैं। 16वें ग्रुप को चालकोजन के नाम से जाना जाता है। अब इस वर्ग में कौन कौन से तत्व आते हैं उसके लिए हमने एक छोटा सा ट्रिक बनाया है। अपना ट्रिक है ओसेटेपो। ओ से हो गया ऑक्सीजन, ओ से ऑक्सीजन, एस से हो गया सल्फर, एस से हो गया सल्फर, एसी से हो गया सिलेनियम, टी ई से हो गया टेल्यूरियम और पीओ से हो गया पोलोनियम। तो कितना 16वें ग्रुप में टोटल कितने तत्व हैं? तो ओ से टेपो, ट्रिक से याद रखिएगा। ओ से टेपो चालकोजन के नाम से जाना जाता है। तो 16वां ग्रुप को। देखिए 6ठा नंबर सवाल है, न्यूनतम विद्युत ऋणात्मकता वाला तत्व कौन है? न्यूनतम विद्युत ऋणात्मकता वाला तत्व कौन है? न्यूनतम विद्युत ऋणात्मकता वाला तत्व कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा सीजियम। इसका आंसर हो जाएगा सीजियम। अब देखिए, एक चीज़ को ध्यान में रखिए, ये सब याद करने में थोड़ी कठिनाई होता है, लेकिन हम कुछ चीज़ों को समझेंगे तो याद करना में थोड़ी सुविधा होगा। जैसे देखिए, आवर्त सारणी में अगर हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो विद्युत ऋणात्मकता बढ़ जाती है। आवर्त सारणी में लेफ्ट से राइट जाने पर विद्युत ऋणात्मकता बढ़ जाती है। तो लेफ्ट से राइट जाने पर बढ़ रहा है तो ऑब्वियसली ही ऊपर से नीचे आने पर घट जाएगा। तब बताइए, जो भी अगर विद्युत ऋणात्मकता वाला तत्व पूछा है न्यूनतम, तो राइट वाला तो कोई भी तत्व नहीं होगा। राइट साइड वाला तो कोई भी तत्व नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर हम लेफ़्ट से राइट जाते हैं तो इसकी विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है? बढ़ जाता है। तो हमसे न्यूनतम वाला पूछा है तो राइट वाला तो कोई भी तत्व नहीं होगा। और हाइड्रोजन दिया है, सीजियम दिया है, फ्लोरीन दिया है और हीलियम दिया है। तो फ्लोरीन और हीलियम तो नहीं होगा, हाइड्रोजन नहीं होगा। अब हाइड्रोजन क्यों नहीं होगा?
क्योंकि अगर हम ऊपर से नीचे आते हैं, अगर हम समूह में ऊपर से नीचे आते हैं तो विद्युत ऋणात्मकता घट जाती है, विद्युत ऋणात्मकता घट जाती है। तो ऊपर से नीचे आएंगे तब विद्युत ऋणात्मकता घटेगी, तो घटेगा तो नीचे वाला ही कोई ना कोई तत्व होगा, नीचे वाला ही कोई ना कोई तत्व होगा। तो ग्रुप नंबर 1 का जो तत्व है, इसको देखिए, ग्रुप नंबर 1 का जो सीजियम तत्व दिया हुआ है 55 में, यही हमारा राइट आंसर है। ग्रुप नंबर 1 में जो दिया हुआ है सीजियम तत्व, वही हमारा आंसर है। तो इसका देखिए कहाँ चला गया यार, ये देखिए का सीजियम, न्यूनतम विद्युत ऋणात्मकता वाला तत्व कौन है, तो सीजियम। अब सीजियम की परमाणु संख्या कितना होता है, तो सीजियम का परमाणु संख्या होता है 55। सीजियम का परमाणु संख्या कितना होता है, 55। याद रखिएगा। सीजियम कौन से ग्रुप नंबर का है, 1 नंबर का। सीजियम कौन से ग्रुप नंबर का है, 1 नंबर का। सीजियम का परमाणु संख्या कितना होता है, 55। सीजियम को हम संकेत में कैसे लिखते हैं, सी और एस से सूचित किया जाता है। तो इसको याद रखिएगा। इसको याद रखना है। आवर्त सारणी में लेफ्ट से राइट जाने पर विद्युत ऋणात्मकता बढ़ जाती है। अगला देखिए, कहा उच्चतम आयनीकरण ऊर्जा वाला तत्व कौन है। इसका राइट आंसर होगा हीलियम। उच्चतम आयनीकरण ऊर्जा वाला तत्व कौन है, इसका आंसर होगा हीलियम। एक चीज़ ये ध्यान में रखिए, अब इसको भी याद रखने के लिए आयनीकरण ऊर्जा जो होता है, आयनीकरण ऊर्जा जो होता है वो लेफ्ट से राइट जाने पर बढ़ जाता है। आयनीकरण ऊर्जा आवर्त सारणी में आयनीकरण ऊर्जा जो होता है, आयनीकरण ऊर्जा लेफ्ट से राइट जाने पर बढ़ जाता है। आयनीकरण ऊर्जा लेफ्ट से राइट जाने पर बढ़ जाता है। तब बताओ, अब लेफ्ट से राइट जाने पर बढ़ता है तो उच्चतम आयनीकरण ऊर्जा वाला तत्व पूछा है, तो लेफ्ट वाला तो कोई नहीं होगा, लेफ्ट में है जो तो कोई होगा ही नहीं। अब जो भी होंगे वो राइट साइड वाला होगा। तभी ऑब्वियसली जब आयनीकरण ऊर्जा लेफ्ट से राइट जाने पर बढ़ जाता है तो ऊपर से नीचे आने पर घटेगा। एक चीज़ याद रखना है, जब कोई भी अगर ऊपर से नीचे जाने पर अगर बढ़ रहा है तो लेफ्ट से राइट जाने पर घटेगा, अगर लेफ्ट से राइट जाने पर बढ़ रहा है तो ऊपर से नीचे आने पर घटेगा। इसको याद रखिएगा। तब इसका राइट आंसर कौन हो जाए, इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा, हीलियम। क्योंकि हीलियम ग्रुप नंबर 18 का तत्व है, हीलियम ग्रुप नंबर 18 का तत्व है और ये सबसे ऊपर में मिलेगा। हीलियम ग्रुप नंबर 18 का तत्व है, सबसे ऊपर में मिलेगा। तो उच्चतम आयनीकरण ऊर्जा वाला तत्व कौन है, हीलियम। उच्चतम आयनीकरण वाला ऊर्जा वाला तत्व कौन है, हीलियम। मैं बार बार बोलता हूँ, 3-4 बार बोलता हूँ ताकि याद हो जाए, भुलाइए नहीं। अब देखिए, निम्नतम आयनीकरण ऊर्जा वाला तत्व कौन है। अब निम्नतम आयनीकरण ऊर्जा वाला तत्व कौन है, तो हमने अभी बताया कि आयनीकरण ऊर्जा लेफ्ट से राइट जाने पर बढ़ जाता है और समूह में ऊपर से नीचे आने पर घट जाता है। तो कोई ना कोई ज़रूर ही लेफ्ट का होगा और नीचे में होगा। कोई ना कोई जब होगा तो या तो लेफ्ट का ही होगा और नीचे का होगा। अब ऐसा कौन सा तत्व है, हाइड्रोजन तो नहीं हो सकता, हाइड्रोजन तो नहीं हो सकता, फ्लोरीन नहीं होगा क्योंकि फ्लोरीन ग्रुप नंबर 17 का है, 17 इधर हो राइट साइड में हो गया, इधर तो जाएंगे आयनीकरण तो ऊर्जा तो बढ़ जाएगा, ये नहीं हो सकता। अब हीलियम भी नहीं हो सकता, हीलियम क्योंकि ये भी राइट साइड का तत्व है और सबसे ऊपर में ये भी नहीं हो सकता। तब हाइड्रोजन नहीं होगा, फ्लोरीन नहीं होगा, हीलियम नहीं होगा, तो बच कौन गया, सीजियम। अभी बताया कि ग्रुप नंबर ये फर्स्ट का तत्व है, इसके परमाणु संख्या 55 है और इसको CS से सूचित किया जाता है। बात समझ में आई। आगे देखिए 9 नंबर सवाल को। 9 नंबर सवाल है कि आवर्त सारणी में न्यूनतम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसका होता है। आवर्त सारणी में न्यूनतम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसका होता है, ये होगा अक्रिय ग्रुप का, ये होगा अक्रिय ग्रुप का। अक्रिय ग्रुप को ही इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब होता है ना ही तो किसी से इलेक्ट्रॉन को लेना और ना ही किसी को इलेक्ट्रॉन को देना। ऐसा कौन कर सकता है, कोई ना तो इलेक्ट्रॉन को लेगा ना ही कोई इलेक्ट्रॉन को देगा, ऐसा कौन कर सकता है, जिसका समूह भरा होगा। तो किसका समूह भरा होता है, ग्रुप नंबर 18 का जो जितने भी तत्व होते हैं उसके बाह्यतम कोष पूर्ण रूप से भरे होते हैं, उसके बाह्यतम कोष में पूर्ण रूप से भरा होता है। ग्रुप नंबर 18 का जितने भी तत्व होते हैं
उसके बातम कोष पूर्ण रूप से भरे होते हैं। और अक्रिय गैस को नोबेल गैस भी कहा जाता है। अक्रिय गैस को ही नोबेल गैस भी कहा जाता है। नोबेल गैस की संख्या पूछे तो कितना है? नोबेल गैस की संख्या पूछेगा तो 6। नोबेल गैस की संख्या पूछेगा तो 6। अब कौन कौन है नोबेल गैस, एक बार फिर से बता देते हैं। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन और रेडॉन। अक्रिय गैस की संख्या पूछे या नोबेल गैस की संख्या पूछे तो टोटल कितना है? 6। अगर पूछे कि ग्रुप नंबर 18 में टोटल कितना तत्व है, तब उसका आंसर हम देंगे 7। और पूछे कि ग्रुप नंबर 18 में या तो फिर नोबेल गैसों की संख्या कितना है, तब उसका आंसर हम देंगे 6। तो चलिए चलते हैं आगे। आगे है 10 नंबर सवाल को देखिए। कहा धातुओं की विद्युत ऋणात्मकता अधातुओं से होती है। धातुओं की विद्युत ऋणात्मकता अधातुओं से होती है। अब क्या होगा? कम होगा। अब क्यों कम होगा? हमने अभी बताया कि धातुओं की विद्युत ऋणात्मकता अधातुओं से कम होती है। अब क्यों होता? अभी हमने बताया कि विद्युत ऋणात्मकता आवर्त सारणी में लेफ्ट से राइट जाने पर बढ़ता है। लेफ्ट से राइट जाने पर विद्युत ऋणात्मकता बढ़ता है। अब जब लेफ्ट से राइट जाने पर विद्युत ऋणात्मकता बढ़ता है और जितना भी धातु है आवर्त सारणी में, ये हमारा लेफ्ट साइड में है। अब लेफ्ट साइड में है तो अधातु कम होगा। धातुओं की विद्युत ऋणात्मकता अधातुओं से कम होगा, क्योंकि विद्युत ऋणात्मकता तो लेफ्ट से राइट जाने पर बढ़ता है, तो कम तो लेफ्ट में होगा। और लेफ्ट में अधातु है तो विद्युत ऋणात्मकता धातुओं की अधातुओं से क्या होगा? कम होगा। ठीक है। अगला सवाल 11 नंबर देखिए। आवर्त सारणी का सबसे जहरीला तत्व कौन सा है? आवर्त सारणी का सबसे जहरीला तत्व कौन सा है? इसका आंसर होगा प्लूटोनियम। इसका आंसर होगा प्लूटोनियम। इसको याद रखिए। आवर्त सारणी का सबसे जहरीला तत्व कौन है? प्लूटोनियम। आगे अगला, आवर्त सारणी का सबसे हल्का तत्व कौन है? आवर्त सारणी का सबसे हल्का तत्व कौन है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन हाइड्रोजन को आवारा तत्व भी कहा जाता है। हाइड्रोजन को आवारा तत्व भी कहते हैं, कुख्यात तत्व भी कहा जाता है। हाइड्रोजन का खोज किसने किया था? कमेंट में बताइए। चलिए देखिए अगला सवाल है। कहा कि किसे नोबेल धातु कहा जाता है? गौर करिए, किसे नोबेल धातु कहा जाता है? नोबेल गैस नहीं पूछा है, नोबेल धातु कहा जाता है। तो ए है ऑप्शन नंबर, इसका हो जाएगा ए। प्लेटिनम को नोबेल धातु कहते हैं। प्लेटिनम को नोबेल धातु कहा जाता है। याद रखिएगा, अगर पूछ दे सवाल में कि किसे नोबेल धातु कहा जाता है, तो इसका आंसर होगा प्लेटिनम। नोबेल धातु पूछेगा तो इसका आंसर होगा प्लेटिनम। आगे देखिए, कहा पहला मानव निर्मित तत्व कौन सा है? पहला मानव निर्मित तत्व कौन सा है? पहला मानव निर्मित तत्व कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा टेक्नीशियम। टेक्नीशियम 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 को सूचित करते हैं टी और सी से। टीसी। पहला मानव निर्मित तत्व पूछे कौन है? टेक्नीशियम। देखिए यार, ये सब चीज़ों को कॉपी पर नोट डाउन करते रहिए और याद करते रहिए। मैं आप लोगों को बता दूं कि ये ज़रूर ग्रुप डी के एग्ज़ाम में हूबहू सवाल मिलेगा देखने को। थोड़ा सा विश्वास करिए। मैं अभी नया नया क्लास खोला हूँ, ऑनलाइन पढ़ाने का मुझे इतना तजुर्बा नहीं है। बोलने में भी मुझे हिचकिचाहट होने से लगती है। पता नहीं बोलना कुछ और चाहता हूँ, बोलता कुछ और हूँ, गला सूखने लगता है। चलिए आगे देखते हैं। 15 नंबर सवाल को देखिए। आधुनिक आवर्त सारणी का सबसे बड़ा समूह कौन है? आधुनिक आवर्त सारणी का सबसे बड़ा समूह कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा समूह। आधुनिक आवर्त सारणी का सबसे बड़ा समूह कौन है? तो तीसरा समूह। अब तीसरा समूह क्यों है? जो देखिए, तीसरा समूह क्यों है? क्योंकि इसी तीसरा समूह में लेंथेनम और एक्टिनाइड श्रेणी जुड़ा हुआ है। इसी तीसरी समूह में लेंथेनम और एक्टिनाइड श्रेणी जुड़ा हुआ है। और लेंथेनाइड श्रेणी
58 से लेकर 71 तक होता है। 58 से लेकर 71 तक होता है। एक्टिनाइड श्रेणी 90 से लेकर 103 तक होता है। पर गौर कीजिएगा, कहीं कहीं पे 57 से लेकर 71 तक दिया भी रहता है। 57 से लेंथेनाइड श्रेणी को कहीं कहीं पे 57 से 71 भी दिया रहता है, और एक्टिनाइड श्रेणी को 89 से 103 तक भी दिया रहता है। 103 तक दिया रहता है। दोनों सही है, पर एक चीज़ ध्यान में रखा जाए, एक चीज़ ध्यान में रखा, दोनों सही है, पर जो लेंथेनम है वो ग्रुप, वो जो लेंथेनम है वो ब्लॉक डी का तत्व है। लेंथेनम जो है ब्लॉक डी का तत्व है। चलिए हम दिखाते हैं, आपको पीरियोडिक टेबल पर ले चलते हैं, तब ज़्यादा समझ में आएगा। ये देखिए कहाँ है, थोड़ा मिटा लेते हैं, साफ़ कर लेते हैं तो पता चलेगा बढ़िया से। चलिए देखिए, कहाँ लेंथेनाइड श्रेणी और एक्टिनाइड श्रेणी, लेंथेनाइड श्रेणी और एक्टिनाइड श्रेणी। ये देखिए जो 3 समूह दिख रहा है, 3 नंबर समूह जो दिख रहा है, और छठा आवर्त में ये जो दिखा आपको ब्लैंक दिख रहा है, हम इसको कलर चेंज कर लेते हैं, इसको हम दिखाते हैं। देखिए ब्लैक कलर से हम ब्लैक कर रहे हैं, ये जो छठा आवर्त को हम ब्लैक कर रहे हैं और 7वां आवर्त को जो ब्लैक कर रहे हैं, ये कौन से ग्रुप के अंतर्गत है? तीन ग्रुप का अंतर्गत है। ग्रुप नंबर 3 का ये तत्व है, ग्रुप नंबर 3 का, और आवर्त नंबर है छठा और आवर्त नंबर है 7वां। तो इस सबसे बड़ा हो गया, क्योंकि लेंथेनाइड और एक्टिनाइड श्रेणी जो इसी के अंतर्गत आता है, ग्रुप नंबर 3 के ही अंतर्गत आता है, इसीलिए सबसे बड़ा समूह हो जाता है। तेरह, 14, 15, हाँ तो ये हो गया। आधुनिक आवर्त सारणी का सबसे बड़ा समूह कौन है? तीसरा। देखिए लेंथेनाइड और एक्टिनाइड श्रेणी के तत्व किस समूह के अंदर आते हैं? अभी बताया इसका ऑप्शन नंबर सी तीसरा। लेंथेनाइड और एक्टिनाइड श्रेणी के तत्व किस समूह के अंतर्गत आते हैं? ऑप्शन नंबर बी तीसरा। अगला, सबसे अधिक क्रियाशील वाला धातु कौन है? सबसे अधिक क्रियाशील वाला धातु कौन है? सबसे अधिक क्रियाशील वाला धातु कौन है? सीजियम। सबसे अधिक क्रियाशील वाला धातु कौन है? सीजियम। आगे चलिए, कहा अगला सवाल है कि उच्चतम घनत्व वाला धातु कौन सा है? उच्चतम घनत्व वाला धातु कौन सा है? उच्चतम घनत्व वाला धातु है ओस्मियम। उच्चतम घनत्व वाला धातु है ओस्मियम। ओस्मियम ही सबसे भारी तत्व भी है। सबसे भारी ओस्मियम ही सबसे भारी तत्व भी है। ओस्मियम भी सबसे भारी तत्व है। अब बोरॉन को देख लिए, कहा कि उच्चतम घनत्व वाला अधातु पूछे, तो उच्चतम घनत्व वाला धातु पूछा तो इसका आंसर तो ओस्मियम हो गया। अगर पूछे कि उच्चतम घनत्व वाला अधातु कौन है, तब इसका आंसर मारेंगे बोरॉन को। अगर पूछ दे कि उच्चतम घनत्व वाला अधातु कौन है, तब इसका आंसर मारेंगे बोरॉन को। अब पूछे उच्चतम घनत्व वाला धातु कौन है, तो मारेंगे इसका आंसर ओस्मियम को। सबसे भारी पूछे तब भी मारेंगे ओस्मियम को, और सबसे पूछे उच्चतम घनत्व वाला अधातु हो तब इसका आंसर मारेंगे बोरॉन को। मैं बार बार रिपीट करता हूँ ताकि आपके दिमाग में छपे और याद रहे और लंबे समय तक भूलिए नहीं। अगला सवाल है 19 नंबर सवाल को देखिए। 19 नंबर सवाल है कि सबसे अधिक ऑक्सीकरण संख्या दिखाने वाला तत्व कौन सा है? सबसे अधिक ऑक्सीकरण संख्या दिखाने वाला तत्व कौन सा है? इसका राइट आंसर भी होगा ऑस्मियम। इसका राइट आंसर भी होगा ऑस्मियम। ये ऑस्मियम है, ये +8 तक अपना ऑक्सीकरण संख्या दिखाता है। +8 तक अपना ऑक्सीकरण संख्या दिखाता है। सबसे पूछेगा सवाल में कि सबसे अधिक ऑक्सीकरण संख्या दिखाने वाला तत्व कौन है, तो ओस्मियम। सबसे अधिक ऑक्सीकरण संख्या दिखाने वाला तत्व कौन है? ओस्मियम। अगला देखें, अगला सवाल है कि हाइड्रोजन का नामकरण किसने किया था? इसमें तो अधिकतर लोग गलत ही मारेंगे। सभी के दिमाग में चल रहा होगा आंसर, मैं बता सकता हूँ कुछ क्या चल रहा है। सभी के दिमाग में आंसर चल रहा होगा हेनरी कैवेंडिश। अगर जिसने भी हेनरी कैवेंडिश को मारा उसका 1 नंबर गया। सबसे पहली बात, कहा हाइड्रोजन का नामकरण किसने किया था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी।
इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। हाइड्रोजन का नामांकन किया था लेबोजियर ने। हाइड्रोजन का नामांकन किया था लेबोजियर ने। और हाइड्रोजन की खोज अगर पूछे कि हाइड्रोजन का खोज किसने किया था, तब इसका आंसर देंगे हम हेनरी कैवेंडिश को। तब अगर पूछे हाइड्रोजन का खोज किसने किया, तब इसका आंसर देंगे हेनरी कैवेंडिश को। और हाइड्रोजन का नामांकन किसने किया था, तब इसका आंसर देंगे लेबोजियर को। तो दोनों सवालों को ध्यान में रखिएगा। हाइड्रोजन को कुख्यात तत्व भी कहा जाता है, हाइड्रोजन को आवारा तत्व भी कहते हैं। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है कि आवर्त सारणी में सबसे अधिक क्वथनांक वाला तत्व कौन है। आवर्त सारणी में सबसे अधिक क्वथनांक वाला तत्व कौन है। इसका राइट आंसर होगा टंगस्टन। आवर्त सारणी में सबसे अधिक क्वथनांक वाला तत्व टंगस्टन है। टंगस्टन का संकेत क्या होता है, डब्लू। टंगस्टन का संकेत क्या होता है, डब्लू। इसी को पूछे कि उच्चतम क्वथनांक वाला तत्व कौन है, उच्चतम क्वथनांक वाला तत्व कौन है, तब भी आंसर होगा टंगस्टन। टंगस्टन का गलनांक अगर पूछे तो एनसीईआरटी के अनुसार दिया हुआ है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है टंगस्टन का गलनांक 3380 डिग्री सेल्सियस। इसको याद रखिएगा, ये बहुत बार पूछा भी जाता है टंगस्टन का गलनांक, और एनसीईआरटी में दिया हुआ है 3380 डिग्री सेल्सियस। 3380 डिग्री सेल्सियस टंगस्टन का गलनांक अगर पूछे कि कितना होता है तो 3380 डिग्री सेल्सियस का टंगस्टन का संकेत होता है डब्लू। सबसे उच्चतम क्वथनांक वाला तत्व होता है टंगस्टन, और आवर्त सारणी में सबसे अधिक क्वथनांक वाला तत्व है टंगस्टन। आगे देखिए। अगला सवाल है, किस तत्वों के बाह्यतम 3 कोष अपूर्ण होते हैं। किस तत्वों के बाह्यतम 3 कोष अपूर्ण होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा आंतरिक संक्रमण तत्व। आंतरिक संक्रमण तत्व हमने अभी बताया आंतरिक संक्रमण तत्व के बारे में। आंतरिक संक्रमण तत्व एफ ब्लॉक के तत्वों को कहा जाता है, और एफ ब्लॉक में टोटल कितने तत्व हैं, 28 तत्व। एक चीज़ और ध्यान में रखिए, ये आंतरिक संक्रमण तत्व अगर पूछे, अगर मान लीजिए एग्जामिनर कोई क्वेश्चन बनाता है, 4 ठो ऑप्शन डालेगा, उसमें डाल देगा 1 ठो आंतरिक यानी एफ ब्लॉक के तत्वों को, और 3 ठो क्वेश्चन डाल देगा मान लीजिए कोई और का, और पूछेगा कि इनमें से कौन आंतरिक संक्रमण तत्व है, तब तो याद रहेगा तभी बताएंगे, नहीं याद रहेगा तो नहीं बताएंगे। चिंता मत करिए, कुछ मैं अगले पार्ट में ट्रिक के माध्यम से टोटल आवर्त सारणी को समझाऊंगा और टोटल आवर्त सारणी को याद करवाऊंगा, तो चिंता मत करिए। अभी पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। सबसे पहले अभी 1-2 पार्ट और क्वेश्चन का आएगा, उसके बाद मैं पूरे आवर्त सारणी को ट्रिक के माध्यम से सारे भी जितने भी तत्व हैं जो पूछने लायक है, मैं सबको याद करवा दूंगा। चिंता नहीं करिए। आगे देखिए। अगला सवाल है, उच्चतम विद्युत ऋणात्मकता वाला तत्व कौन है। उच्चतम विद्युत ऋणात्मकता वाला तत्व कौन है। 23 नंबर सवाल, सीजियम। शायद रिपीट हो गया। उच्चतम विद्युत ऋणात्मकता वाला तत्व कौन है, सीजियम। अगला सवाल, उच्चतम घनत्व वाला धातु कौन सा है। उच्चतम घनत्व वाला धातु कौन सा है। सब रिपीट हो गया, दोबारा कैसे आ गया यार, टाइपिंग में दोबारा टाइपिंग हो गया। अच्छा कोई बात नहीं। उच्चतम घनत्व वाला धातु कौन सा है, ओस्मियम। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल 25 नंबर सवाल और अंतिम नंबर सवाल, कि निम्नतम आयनीकरण ऊर्जा वाला तत्व कौन है। निम्नतम आयनीकरण ऊर्जा वाला तत्व कौन है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सीजियम। सीजियम ख़त्म हो गया। चलिए अब बताइए, अब ख़त्म हो गया। अब बताइए भाई लोग, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और दोस्तों में शेयर करना भी मत भूलिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। आप लोग अपना प्यार बनाए रहिए।